अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके साथ डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज का टॉपिक जो है वो आज का बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक, बहुत हॉट टॉपिक, और जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी सुन रहे हैं और एक अलर्ट के तौर पे सुन रहे हैं बार बार। हीट वेव के हवाले से हम बात करेंगे। हीट वेव कहते हैं इसको, हीट स्ट्रोक कहते हैं। गर्मी की शदीद लहर या लू लग जाने की जो कैफियत होती हैं उस हवाले से हम बात करेंगे। आज ये पूरा हफ्ता जो गुजर रहा है, इस दौरान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई है कि उसमें यानी दिन के टाइम में 6 से 7 डिग्री इंक्रीज़ कर जाता है आम टेम्परेचर से, जो कि गर्मी की शिद्दत का होता है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो क्या कंडीशन पैदा होती हैं, कौन से प्रॉब्लम सामने आते हैं, कौन सी सिम्टम्स होती हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, और पेशेंट्स आपके पास बहुत ज़्यादा आते हैं। ना सिर्फ पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं बल्कि आप रोड्स पे देखें, आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करें, आपके पास क्लिनिक पे फेंट होके जो है वो पेशेंट आ रहे होते हैं, बेहोश हो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा कैफियत उनकी जो है गैर हो जाती है इस सिचुएशन में। और इस तरह से अगर आप देखें तो हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा एडमिट होते हैं, इस किस्म की कंडीशन में लेके आते हैं जिसमें जो है उनको नीम बेहोशी की कैफियत होती है और लू लग चुकी होती है। तो ये वो तमाम कंडीशन है जो आम लफ्ज़ों में इसे हम लू लगना कहते हैं, लेकिन मेडिकल लैंग्वेज में हम इसे हीट स्ट्रोक कहते हैं या हीट वेव की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनके हवाले से आज हम बात करेंगे और कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिन्हें इस्तेमाल करते हुए हम इससे बच सकते हैं। तो नाजरीन, मज़ीद हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले आपको इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फातिमा अली, जो होम्यो एक्सपर्ट हैं और COH की मेंबर हैं। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़हरा अली, जो होम्यो एक्सपर्ट हैं और होम्योपैथिक फील्ड में इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, और ये मेंबर हैं COH पाकिस्तान की। और उनके साथ हैं हमारी डॉक्टर गजाला ताहिर, जो कि लाइफ मैनेजमेंट कोच हैं और होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। बहुत सारी यानी आपको वेलकम कहते हैं हम कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं। और आज हम नाज़रीन डॉक्टर्स से बात करेंगे और इस हवाले से अपनी होम्योपैथिक की मेडिसिन भी आपसे शेयर करेंगे कि कौन सी मेडिसिन है जो इस सिचुएशन को कवर कर सकती हैं और आपको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से बचा सकती हैं। तो बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। नाज़रीन, जैसा कि आप देखते हैं कि जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है, अभी मैंने बात की हीट वेव के हवाले से, तो हीट का जो वर्ड है यानी गर्मी, हीट एक जो है ना इज़ अ फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी है एक्चुअली, लेकिन एक एनर्जी की कैफियत अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो वो डेंजरस हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह हीट के हवाले से हम बात करें तो जैसा ही गर्मी स्टार्ट होती है और आप देखें कि समर वेकेशंस हो जाती हैं और बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, यानी कि वेकेशंस का टाइम चलता है और बहुत ज़्यादा प्लानिंग की जाती है कि कहाँ जाया जाए, कहाँ घूमा जाए। ऑल्दो कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये सब भी हमारे माशरे में साथ ही साथ जारी और सारी होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो, और जैसा कि अभी बात हुई कि हीट वेव जो चल रही है, गर्मी की लहर बहुत ज़्यादा है इस वक्त, और कहा जाता है कि बच्चे और बूढ़े भी जो है वो बाहर नहीं निकलें और उससे बचें। तो उसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन डॉक्टर फातिमा अली आपसे है कि अभी जो हम बात करें कि हीट वेव, ये है क्या हीट वेव? हीट वेव से मुराद आग की ऐसी तपश, सूरज की इस तरह की तपश जो सिर्फ तपश नहीं रहती बल्कि आग बन के हमारे जिस्म पे, हमारे सांस और हमारे दिमागों पे पड़ती है। इस वजह से हमारा दिमाग सुन्न होना शुरू हो जाता है, हमें ठंडे पसीने आना शुरू होते हैं, इंतहाई हद तक पसीने आते हैं, और एक ऐसा वक्त आता है कि पसीना आना बिल्कुल रुक जाता है। हम बेहोशी में जा सकते हैं, हमें सीजर्स आ सकते हैं, हम ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। एट द एंड इससे मौत वाक़ हो सकती है। अच्छा। अगर फौरी तौर पर इसके फर्स्ट एड ना की जाए, इसको हॉस्पिटल ना लेके जाया जाए, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। ठीक हो गया। जैसा कि डॉक्टर फातिमा ने नाज़रीन हमें अभी बताया कि इससे इतनी ज़्यादा थ्रेटनिंग किस्म की कंडीशन पैदा हो जाती हैं और यानी कि ख़तरे की घंटी समझे बजने लगती है। तो सबसे पहली बात आम लफ्ज़ों में अपने नाज़रीन को बताती चलूँ कि ये जो हीट वेव है एक्चुअली हाई प्रेशर जो डेवलप करता है हीट का, उसकी वजह से एक एरिया पे जब मुसल्लत रहती है वो हीट और वहाँ पर कुछ देर तक कांस्टेंट रहती है, तो वो जो लहर बरकरार होती है हम उसे हीट वेव कहते हैं। अब वो हीट वेव जो है वो किस तरह असरअंदाज होती है, जैसा कि अभी डॉक्टर फातिमा ने बताया कि उससे हमारे ब्रेन के ऊपर भी इफ़ेक्ट आता है और हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो डैमेज भी कर जाते हैं और टिश्यूज़ जो हैं वो इन्फ्लेम हो जाती है। बहुत सारी इस किस्म की कंडीशंस जो हैं वो सामने आती हैं जिनसे कॉम्प्लिकेशन होती हैं और आपको डॉक्टर के पास
जाना ही पड़ता है। तो इस हवाले से हम मज़ीद डिस्कशन करते हैं। तो डॉक्टर ज़हरा, आप बताइएगा कि ये जो हीट है, इसके हवाले से हम बात करें कि हीट वेव है, ये हीट स्ट्रोक और हीट वेव एक ही चीज़ है? इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हीट वेव जो है वो एक मौसम की कंडीशन पे बात करते हैं हम, कि मौसम की कंडीशन ऐसी हो, टेम्परेचर आम दर्जा हरारत से बहुत ज़्यादा हो। जबकि हीट स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री सेल्सियस से ऊपर फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाए और आप में सिम्टम्स पैदा होना शुरू हो जाए हीट स्ट्रोक के। इसमें सबसे पहले पसीना आना, सर का गर्म हो जाना, इवन कि इसमें फिट्स भी पड़ते हैं, और अगर इसको इमीडिएटली फर्स्ट एड ना की जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। सही, यानी कि वाकई इससे खतरा हो सकता है। सही। अच्छा डॉक्टर ज़हरा, जैसा कि ये प्रॉब्लम है और इस हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें कोई खुराक का भी किरदार है? आप समझते हैं कि हम खुराक के ज़रिए इसको ठीक कर सकते हैं? देखिए, एक तो है कि हीट स्ट्रोक होने के बाद कौन सी ग़िज़ाएं लेनी है, एक है इससे बचा कैसे जा सकता है। सही। इससे बचने के लिए सबसे ज़रूरी है आपकी हाइड्रेशन भरपूर हो। अब दिन में 7 से 8 गिलास पानी लाजमी पिए। पानी नहीं पिया जाता, हर घर में मौजूद है दही और पुदीना। दही जो है वो हमारी बॉडी के लिए इतना बेस्ट है, प्रोबायोटिक का काम करता है और हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। उसके अलावा पुदीना डिहाइड्रेशन से बचाता है और हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है। नेचुरल कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर अगर किसी और वजह से भी हाई हो रहा है तो पुदीना उसको भी कम करेगा, ना सिर्फ हीट स्ट्रोक से बल्कि और भी बहुत सी बीमारियों से हमें बचाएगा। सही। अच्छा, तो ये है कि जैसा कि अभी हमने बात की कि ग़िज़ा के हवाले से हम बात करेंगे मज़ीद कि कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो उनकी अहमियत है और किस तरह से जो है वो हो सकता है सिलसिला। तो उससे पहले ये कि ये जो हमारी होम्योपैथी है, इसका भी कोई रोल है इस सिलसिले में, ये बताइए। होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करते हैं हीट स्ट्रोक हो जाने पर, हीट स्ट्रोक के बचाव में भी। और सबसे पहली बात कि हमने डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी। होम्योपैथिक मेडिसिन नेचुरल में और यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगी, बॉडी में वाटर बैलेंस करती है, फ्रूट्स का इंटेक बैलेंस करती है। इसके अलावा अगर आपको हीट स्ट्रोक की कंडीशन फील हो रही है, हाई फीवर में जा रहे हैं, रेडनेस हो रही है और इंतहाई ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो बेलाडोना वहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगी। अगर आपको साथ में डर भी लग रहा है कि मुझे मौत वाक़ई होने वाली है, यानी फियर ऑफ डेथ आ रहा है, तो आप एक्ोनाइट वहाँ पे लेंगे। सही। अगर ये हम अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्पटम इनको देखेंगे। सिम्टम्स देंगे, अगर बेहोशी की कैफियत है वहाँ पे कैम्फर बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगी। यानी हमारी होम्योपैथी वर्क करती है यहाँ पर, बहुत अच्छा वर्क करती है। सही हो गया। बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे आपने देखा है कि एकदम से इस तरह की कंडीशन हो तो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, भागते हैं इमरजेंसी कंडीशन में। तो वहाँ ये मैं चाहती हूँ कि हम आप नाज़रीन को गाइड करें कि ऐसी सूरत हाल में होम्योपैथी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। होम्योपैथी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करती है। अगर हीट स्ट्रोक की वजह से कोई बंदा बेहोशी की कैफियत में चला गया है, अब वो ना मेडिसिन ले सकता है, ना फ़ौरन उसको हॉस्पिटल लेके जाया जा सकता है। कैम्फर क्यों, आप उसके माथे पे चंद ड्रॉप्स डालें, उसको टैप टैप कीजिए, बंदा भी ठीक हो जाएगा, उसके बॉडी में वाटर इंटेक का भी बैलेंस हो जाएगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अपने होश में आ जाएगा वो। लेकिन अगर फिट्स की कंडीशन में आ रहा है कि उसको बार-बार दौरे पड़ रहे हैं, तो फिर वहाँ पर हमारी बुफराना और क्यूप्रोमेट बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगी। सही, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो वाकई नुकसानदेह होती है, जैसे कि बात है कि हीट वेव है, हो जाती है, तो क्या वाकई नुकसानदेह है ये? इसके बहुत ज़्यादा नुकसान हैं, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं। आजकल तो जो हमारे पाकिस्तान का जो पोल्यूशन है, इसकी वजह से ओजोन लेयर में भी सुराख आ चुके हैं। अल्ट्रावायलेट रेज़ डायरेक्ट हमारे पास आती है। इससे बचाव के सबसे पहले तो आप सनस्क्रीन यूज़ करें जब भी बाहर निकलें, ताकि आपकी जो जिस्म पे वेव्स पड़ रही हैं वो आपको बचा सके अल्ट्रावायलेट रेज़ से। सेकेंडली, जब भी आप बाहर निकलें, अपने साथ पानी की बॉटल लाजमी लेकर जाएं। वाटर बॉटल आप लेकर जाएं, वाटर इंटेक अपना बैलेंस रखें और कोशिश कीजिए कि हीट स्ट्रोक के और हीट वेव्स के डेज में आप दोपहर 11 से लेकर शाम 4 बजे तक घर से बाहर ना निकलें। नाज़रीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी तरफ इशारा किया डॉक्टर फातिमा ने कि टाइम के हवाले से कि 11 बजे सुबह से लेकर और बहुत ही इंटेंसिव जो टाइम होता है वो तो 3 बजे तक का है कि बिल्कुल हरगिज़ बाहर नहीं निकलें। लेकिन अगर आप 4 बजे तक रुक जाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उससे जो ये हीट की प्रेशराइज वेव्स होती हैं वो कूल डाउन होना शुरू हो जाती हैं किसी हद तक, और वो जो थ्रेटनिंग कंडीशन होती है आप उससे बच सकते हैं। तो ये वो बात है कि जो आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए, चाहे आप छोटे बच्चों को लेके जा रहे हैं बाहर और बड़ों को लेके जा रहे हैं, या वैसे तो ये कोशिश करें कि बूढ़ों और बच्चों को जो है वो अवॉइड करें कि बाहर नहीं लेके जाएं ऐसे टाइम में कि जब हीट वेव्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं और इसका प्रेशर डेफिनेटली कुछ दिन तक जो है वो टूट जाएगा और मौसम में चेंजिंग आ जाएगी। अभी हम देखते हैं कि नाजरीन, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग थ्योरी हम एक पढ़ते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं काफ़ी अरसे से।
अब वो दौर चल रहा है कि जहाँ पर वेदर चेंजेस इस हद तक आ गए हैं कि अभी आप देखते हैं कि कुछ दिन पहले तक इस तरह की सिचुएशन थी कि बिल्कुल ज़ालाबाली हो रही है, वहाँ वहाँ पर हो रही है जहाँ पर कंडीशन हम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर होगी, और इतनी ज़्यादा हाई किस्म की जो है वो कूलिंग इफ़ेक्ट आ रहे हैं, बारिशें हो रही हैं जहाँ पर नहीं भी होती वहाँ भी हो रही हैं। तो मौसमों की तब्दीली बहुत हद तक आ गई हुई है, लेकिन इस वक्त जो हीट वेव बहुत ज़्यादा इंटेंसिव किस्म की चल रही है, हम उस हवाले से बात कर रहे हैं कि इसमें क्या कंडीशन हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर ज़हरा, इस तरह से है कि पाकिस्तान में जो हीट वेव है इसकी क्या वजूहत हैं, इस हवाले से आप हमें बताइएगा। पाकिस्तान में हीट वेव की वजूहत ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं डिफॉरेस्टेशन, जंगलात को ख़त्म कर दिया गया है, उनकी जगह सोसाइटीज़ बना दी गई हैं। क्योंकि जब दरख्त ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली नीचे जाता है। दरख्तों का खात्मा कर दिया। उसके अलावा फैक्ट्रीज से निकलने वाले केमिकल्स, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे टेम्परेचर को बहुत जल्दी इंक्रीज़ कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट, ऐसे मशीनरी यूज़ हो रही हैं, जो व्हीकल्स यूज़ हो रही हैं जो कि बहुत जहरीले गैसेस खारिज करते हैं, जिसमें सल्फर, नाइट्रोजन टॉप ऑफ द लिस्ट है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ रहा है। इसी तरह से नेचुरल इफेक्ट भी आ रहा है, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत स्लो है, जबकि हमारे ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर्स की वजह से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। सही बात है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ की वजह से भी ऐसा हो रहा है, और बहुत ज़्यादा फ्यूम्स जो हैं, बर्निंग का सिलसिला जो करते हैं लोग, इस वजह से भी ऐसा होता है। अभी इतनी ज़्यादा कंडीशन के बावजूद क्या है कि एक ट्रेंड है कि जब सुबह के टाइम सफाई का आप देख रहे होते हैं सिलसिला, तो वो पत्तों वगैरह को आग लगाने का सिलसिला अभी भी मौजूद है, जिसकी वजह से स्मोक टाइम में स्मोक बनती रही है, और अब हीट की जो कंडीशन है वो डेवलप करती है। इवन कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में ऐसे मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं जो हीट को अब्जॉर्ब नहीं करते, बल्कि ज़्यादा करते हैं, उनको इन्वायरमेंट में दोबारा भेजते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। सही। अच्छा, ये तो हैं वो कंडीशंस के हमारे इंडस्ट्रीज़ की वजह से है, हमारी अपनी वजूहात भी हैं कि हम लोग ख्याल नहीं करते। जैसे कि व्हीकल्स की बात की कि बहुत ज़्यादा इस किस्म का है कि धुएंदार गाड़ियां हैं और उसमें हीट का जो है वो प्रेशर बहुत ज़्यादा बन रहा होता है, उसको कभी भी नहीं ठीक करते कि उसका टेम्परेचर बैलेंस करवा लें या कुछ इस किस्म की मैनेजमेंट कर ली जाए, बॉदर ही नहीं किया जाता इस चीज़ को। नाज़रीन, एक बात मेरे जहन में इसी टाइम आ रही है कि जैसे कि सफ़र किया जा रहा होता है, तो उस वक्त आप देखें कि कार्स वगैरह में जो सफ़र कर रहे होते हैं, बंद जो व्हीकल्स होती हैं, उसमें सफ़र के दौरान जब बच्चों को या बूढ़ों को या किसी को भी आप कार में छोड़ते हैं तो हीट बहुत ज़्यादा डेवलप की होती है वहाँ पर। कोशिश करें लंबा टाइम तक उसमें बैठे नहीं रहें, और अगर वहाँ पर बैठें तो कुछ देर के लिए बाहर निकल जाएं, या ये कि बंद करके नहीं कार्स वगैरह को बैठें। उसकी वजह से जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसी तरह से मुसलसल एसी में जो रहने का जो सिलसिला होता है वो भी प्रॉब्लम का बायस बनता है, उससे सांस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं हो जाती हैं। और टेम्परेचर का अदल बदल जो होता है कि आप फुल टाइम हीट से बचने के लिए एसी में रह रहे हैं, और एकदम से जब आप बाहर निकलते हैं तो टेम्परेचर का एक जो बहुत ज़्यादा चेंज आता है, वो भी आपके बॉडी टेम्परेचर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर फातिमा, हम बात कर रहे हैं हीट वेव की। हीट वेव की वजह से क्या कोई बीमारियां होती हैं, या अगर होती हैं तो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हो सकती हैं? हीट वेव की वजह से सबसे पहले तो हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन, हाई फीवर की। वो तो आमतौर पर सबको हो जाता है इस मौसम में। इसके अलावा जो कार्डियक डिजीज़ में मुब्तला लोग हैं, जो पहले से ही मेडिसिन ले रहे हैं, अपने हार्ट की ले रहे हैं, अपने डायबिटीज़ की ले रहे हैं, या कोई भी किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है या किडनी की मेडिसिन ले रहा है, तो इससे बहुत जल्दी मुतासिर होगा। प्रेगनेंसी में वुमेन को भी एहतियात करनी चाहिए। इस तरह की कंडीशन में बाहर बिल्कुल भी ना निकलें, हीट वेव से खुद को बचाएँ और अपनी बॉडी को भी महफूज रखें। जो पहले से प्री डायबिटीज़ हैं या किडनी की मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है डिहाइड्रेशन के वक्त उनकी किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, वो पानी बिल्कुल भी रिजर्व नहीं कर रहे, इस वजह से बीमार हो सकते हैं। जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, इसमें फिट्स भी आ सकते हैं, सीजर भी आ सकते हैं, और अनकॉन्शियसनेस की तरफ भी पेशेंट जा सकता है। अच्छा, 3 मेजर बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने में आती हैं ना, कि जैसे हीट क्रैम्प्स हो जाते हैं, हीट एग्जॉशन हो जाती है, हीट स्ट्रोक हो जाता है। वन बाय वन मैं चाहूँगी कि हमारे नाजरीन के लिए इस पे जो है थोड़ी सी रोशनी डाली जाए कि जैसे हीट क्रैम्प्स हैं, ये क्या हैं, हीट क्रैम्प्स क्यों हो जाते हैं, हमारी बॉडी में ऐसा क्या चेंज आता है जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है? हीट क्रैम्प्स बेसिकली डिहाइड्रेशन की वजह से होते हैं और स्ट्रेस की वजह से होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में स्ट्रेस ज़्यादा होगा, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, हमारे अंदर बिल्कुल भी पानी की कमी होगी, डिहाइड्रेशन की वजह से हमारे स्ट्रेस आएगा, तनाव आएगा, और हम लोग हीट क्रैम्प्स की तरफ जाएंगे। बॉडी में बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग होगी, दर्दें उठेंगी, इवन के हमारी नार्म खींची जाती हैं। बिल्कुल, वो जैसे हाँ, और ना इसको वो आम लफ्ज़ों में कहते हैं
कुड़ाल पड़ जाना, कराल पड़ जाना या बिल्कुल। नार पे नार चढ़ जाना, इस तरह की कंडीशन आ जाती है। हीट एग्जॉस्शन में हमारे डिहाइड्रेशन की वजह से अनकॉन्शियसनेस की तरफ जा सकता है पेशेंट, और इसी तरह से हीट स्ट्रोक में तो बिल्कुल बेहोशी की तरफ चल जाता है। और अगर हीट स्ट्रोक को हम प्रॉपरली इमीडिएट उसका ना रिस्पॉन्स करें, डॉक्टर के पास ना लेकर जाएं, तो इवेंचुअली डेथ की तरफ जाता है पेशेंट। बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि डॉक्टर फातिमा ने बताया कि हीट क्रैम्प्स हो जाते हैं और कुड़ाल पड़ने की कैफियत हो जाती है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो होता है उसकी वजह से ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में जो है नमकियात की कमी या ज़्यादती की वजह से ऐसा होता है। और जैसा कि अभी बात हुई कि पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना होता है, और पानी के हवाले से बल्कि आप थोड़ा सा गाइडलाइन दीजिएगा कि कैसा पानी जो है वो इस्तेमाल कर लिया जाए, या क्या चीज़ के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसमेंट भी नहीं हो और ये जो कुड़ाल पड़ने की कैफियत है वो उसमें बचत आ जाए। सादा पानी तो हेल्प करता ही करता है, लेकिन अगर आप इस मौसम में कोकोनट वाटर इस्तेमाल करें तो आपकी बॉडी के लिए बहुत बेस्ट है। आपका इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है, आपके सारे मिनरल्स को बैलेंस करता है, आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन की तरफ नहीं जाना जाता। लेकिन अगर किसी को ये मुयस्सर नहीं है तो आप सादा पानी में नमक डालकर वो इस्तेमाल करें, आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन से भी बचाएगा और आपकी बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखेगा। सही हो गया जी। डॉक्टर गजाला, आपको वेलकम कहते हैं और आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। हम आपसे बात करते हैं। अब बात चल रही है हीट वेव के हवाले से और हीट एग्जॉशन के हवाले से। आप थोड़ा बताइएगा हमारे नाजरीन को कि ये कंडीशन जो डेवलप करती हैं, कि जैसा कि मैंने अभी बात की कि 3 कंडीशन जो हैं बहुत ज़्यादा सामने आती हैं जब हीट वेव होती है। हीट क्रैम्प्स हो जाते हैं, हीट एग्जॉशन होती है और हीट स्ट्रोक की कंडीशन होती है। तो हीट एग्जॉशन क्या है, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो वेट रखते हैं आप लोगों को, और उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि अब जो आज अभी जो इस वक्त गर्मी का मौसम शुरू हुआ है और उसमें हीट स्ट्रोक और हीट वेव का जो तनासुब है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पाकिस्तान के तमाम शहरों में हीट वेव आ रहा है और उसकी वजह से बहुत सारे हमें नुकसानात, हेल्थ इशूज़ बहुत सारे आते हैं। और इसमें हीट स्ट्रोक जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसके साथ साथ हीट एग्जॉशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। हीट एग्जॉशन जो है वो हीट स्ट्रोक से पहले वाली कैफियत है, जिसमें कि बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा हीटअप होने लगती है। गर्मी का जो तनासुब है बॉडी के अंदर बढ़ने लगता है और उसकी वजह से इंसान जो है वो उसे एक तरह से गशी के दौरे पड़ने लगते हैं। उसकी पूरी बॉडी जो है वो हीटअप हो जाती है और टेम्परेचर उसकी बॉडी का बढ़ जाता है। और जब हीट एग्जॉशन जो है वो हीट स्ट्रोक से पहले वाली एक कैफियत है, जिसमें कि इंसान हीट स्ट्रोक की तरफ जा रहा होता है और उसकी पूरी बॉडी जो है वो उससे मुतासिर होती है, गर्मी उसको बहुत ज़्यादा लगती है। तो ऐसी सूरत में बेहतर यही है कि उसको फौरी तौर पर ठंडा पानी उसके ऊपर डाला जाए या उसको AC चलाकर उसमें रखा जाए, पंखों में रखा जाए, इस तरह से कि गर्मी की सिचुएशन से जो वो कैफियत से वो फौरन बाहर आ जाए, हट जाए मतलब वहाँ से, ताकि उससे थोड़ी सी ठंडक उसकी बॉडी को मिले और अंदर से हीट जो है वो रिलीज हो। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर गजाला, इस हवाले से थोड़ा सा मज़ीद बताइए कि जैसे हीट एग्जॉशन की कैफियत हो गई या आपके पास पेशेंट इस कंडीशन में लाया जाता है, तो हमारी होम्योपैथी उस सिलसिले में क्या कहती है? होम्योपैथिक में इसके लिए अच्छी मेडिसिन मौजूद हैं कि जब हीट स्ट्रोक किसी को हो जाता है, हीट एग्जॉशन हो जाता है, तो सबसे पहली चीज़ तो यही है, जिस तरह से कि अभी मैंने कहा कि पहले उसको सबसे पहले उसकी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स कर दें। उसके थोड़े से कपड़े वगैरह जो उसने अगर कोई टाइट कपड़े पहने हुए हैं तो उसको थोड़ा सा बटन वगैरह उसके खोल दें। उसको थोड़ा सा ऐसे ही पंखे AC वगैरह के अंदर उसको रखें, सर के ऊपर उसके कोई पंखा बिल्कुल ऊपर रख के चला दें, सर के ऊपर रख के, ताकि उसको थोड़ी सी उसकी गर्मी का एहसास उसके अंदर से कम हो। और बर्फ का उसके ऊपर रखी जा सकती है। और मेडिसिन के हवाले से अगर हम बात करें तो ब्लोनाइन इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, क्योंकि जब उसके चेहरे के ऊपर एक रेडनेस सी आ रही होती है, उसके सर में दर्द महसूस हो रहा होता है, उसकी जो होम्योपैथिक दवा जैसे आप जानते हैं सबके हम सिम्टम्स के ऊपर देते हैं, जैसी अलामात नजर आ रही होती है उसी के ऊपर मेडिसिन दी जाती है। तो इसमें जब आदमी हीट स्ट्रोक में होता है तो उसमें तो वो बिल्कुल ही थोड़ा अनकॉन्शियस भी हो जाता है, तो वो अपनी सिम्टम्स जरूरी नहीं कि बता सके। तो अब उसके हम साइंस को देखते हुए कि उसके चेहरे के ऊपर अगर रेडनेस बहुत ज्यादा फील हो रही है और उसकी बॉडी जो है वो खुश्क ड्राई हो रही है, तो फिर हम उसे बेलाडोना इस्तेमाल करवाते हैं। और अगर उसके सर में दर्द है, उससे जो है वो पसीना हमें नजर आ रहा है कि उसकी पूरी बॉडी जो है वो बिल्कुल खुश्क है और उससे मतली किसी कैफियत है, बाज़ औक़ात वॉमिटिंग हो रही है, शुरू में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, फिर वो स्वेटिंग भी कम हो जाती है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो वो स्वेटिंग भी खत्म हो जाती है, बॉडी जो है वो सिर्फ ड्राई हो जाती है।
तो उसके लिए ग्लोनाइन बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, जो कि हीट स्ट्रोक में बहुत अच्छा काम करती है। और वैसे भी ग्लोनाइन आप जानते हैं कि सर के इस तरह के तमाम दर्दों के लिए, जो कि धूप की वजह से हो, गर्मी की वजह से हो, और उसके साथ जो है वो मरीज के चेहरे के ऊपर अगर रेडनेस पाई जाती है तो ग्लोनाइन अच्छी मेडिसिन ही होती है। तो इसी तरह हीट स्ट्रोक में भी वो इस्तेमाल करवाई जाएगी। जी बिल्कुल सही और नाज़रीन, बहुत ही इंफॉर्मेटिव किस्म की गुफ्तगू चल रही है, लेकिन टाइम हो गया है ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी तो नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती। हम बात कर रहे हैं हीट वेव के हवाले से कि गर्मी की शिद्दत, लू लगने की कैफियत और इस हवाले से जो मैनेजमेंट होम्योपैथिकली हम कर सकते हैं और कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं, कौन सी ग़िज़ा है जो खा के हम इन चीज़ों से बच सकते हैं और अपनी हिफाजत कर सकते हैं। इस हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं और मज़ीद हम अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं और बात करते हैं। जी डॉक्टर फातिमा, ये जो हीट वेव है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, क्या चीज़ सामने आती है? अब किसी को बाहर गए हैं और लॉन्ग टाइम जो है वो, जैसा कि देखते हैं कि सन एक्सपोजर में बहुत ज़्यादा रहने की वजह से भी ऐसा हो जाता है। बहुत लोगों का काम ऐसा होता है, जैसे कि आप देखें कि लेबर जो होते हैं वो लेबर का काम ही ऐसा है, मज़दूर तबके का, कि वो धूप में काम करते हैं, तो उस दौरान में लू लगने की कैफियत हो जाती है। अब ऐसी कंडीशन में, जैसे हमारी डॉक्टर साहबा ने कहा, तो हमारी ग्लोनाइन बहुत अच्छी मेडिसन है और हम इस्तेमाल करते हैं तो वो कंडीशन ठीक हो जाती है। यहाँ नाज़रीन एक टिप देती चलूँ कि अगर आप, वैसे तो आपने परहेज़ करना है ये जो सेल्फ मेडिकेशन होती है इससे, लेकिन ये आपको बताती चलूँ कि अगर आपको ये कंडीशन होती है कि आप धूप में निकलते हैं और आपके सर में दर्द शुरू हो जाती है, तो निकलने से पहले एहतियाती तदाबीर के तौर पे अगर आप ग्लोनाइन को 200 में एक डोज ले लेते हैं तो ये कंडीशन पैदा नहीं होती है। तो फिर भी आपने डॉक्टर से मशवरा करके ये काम करना है, खुद से ऐसा नहीं करना। जी तो डॉक्टर साहबा बताइएगा कि हीट वेव के इफ़ेक्ट्स क्या हैं? हीट वेव में सबसे पहले हमारे सर में दर्द रहना और चक्कर आना, ये इसका सही। मेन इफेक्ट है। इसके बाद हमारी आंखों में स्वेलिंग हो जाना, आंखों में रेडनेस हो जाना और आंखों से पानी भी निकल सकता है सही। और शोबे चश्म की तरफ जा सकता है। इसके अलावा जो किडनी के प्रॉब्लम्स में पहले से शिकार है, उनका नेफ्राइटिस हो सकता है, उनकी आई स्वेल कर सकती हैं, उनके पाँव, उनके घुटने, हर जिस्म का हर हिस्सा स्वेल कर सकता है, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कि जिसमें पानी पड़ गया है। हाँ उसके जी। जिस्म में पानी पड़ जाता है। इसके बाद जो दिल के अमराज में पहले से मुब्तला है, अगर वो अपनी मेडिसिन प्रॉपर ले रहे हैं लेकिन वो हीट वेव का शिकार हो चुके हैं, तो उनको क्योंकि दिल को पंप करने में मसला आएगा और उनको मज़ीद इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सही। हीट हार्ट स्ट्रोक अटैक की भी यानी हार्ट अटैक हो की वजह सकती से है हार्ट अटैक की कंडीशन। तरफ जा सकते हैं हीट स्ट्रोक की वजह से। इसके अलावा जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की पहले से बीमारियों में शिकार है, जिनको दमा है स्पेशली, वो इस कंडीशन में बिल्कुल भी ना आ जाएं, क्योंकि पानी की कमी की वजह से उनके सांस लेने में तंगी फील होगी और इसकी वजह से वो बेहोश हो सकते हैं। इसके सारी मेन सिम्टम्स है और इन सब का इलाज होम्योपैथी में मौजूद है और होम्योपैथी बहुत अच्छे से इफेक्ट करते हैं इन सब बिल्कुल कंडीशन सही। में। आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बताया कि ऑर्गन डिजेनरेटिव कंडीशंस पैदा हो जाती हैं, यानी किडनी फेलियर की तरफ भी जा सकता है, हार्ट अटैक की तरफ भी आ सकता है और इस किस्म की थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती हैं। एक आम कंडीशन बहुत देखने में आती है, जैसा कि हम सब डॉक्टर्स बात करते हैं कि पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो लोग जो है ना पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। अब उससे ना डायरिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। उस हवाले से आप क्या कहती हैं कि डॉक्टर सारा क्या मैनेजमेंट हो सकती है इसकी, और इस कंडीशन को कैसे ठीक किया जा सकता है थ्रू डाइट भी और हमारी होम्योपैथी के ज़रिए भी? पानी इन कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा वो भी हमारे लिए नुकसानदेह होता है। सही। अब हम खाना खाने से पहले भी पानी पीते हैं, बाद में भी पानी पीते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है हमारी डाइट में कोई ऐसी चीज़ हो जिसके बाद पानी पीने से हम डायरिया की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल। तो अब खाने से पहले पानी पिए, उसके बाद जब हमने पानी पिए ना, उसके अंदर आधे घंटे का वक्फा रखें। आपको तरबूज, खीरा को इस तरह की खुराक लेनी है, तो उसके बाद पानी पीने से इज्तनाब करें। इस तरह आप डिहाइड्रेशन का शिकार भी नहीं होंगे और आप डायरिया से भी बच सकेंगे। सही हो गया। अच्छा, डॉक्टर गजाला हमारे साथ है, हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर गजाला कि कौन सी ऐसी डाइट है, कौन सी ऐसी खुराक है जो इस डिहाइड्रेशन की कंडीशन को बेटर करती है और बेहतरी लाती है, और हमारी मेडिसिन के हवाले से भी साथ में गाइड कीजिएगा कि कौन सी मेडिसिन है जो इस कंडीशन को ठीक कर सकती है कि अगर किसी में डिहाइड्रेशन हो गई है तो कैसे बेहतरी आ सकती है? डिहाइड्रेशन अगर हो गई है तो उसके लिए एक तो पानी का इस्तेमाल करना, दूसरे ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से पानी डिहाइड्रेशन जो है वो बेहतरी की तरफ आए, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, खराब हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारी कैफियत होती है। तो उसके लिए जो है वो एक तो नारियल का पानी जो होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। कुदरती तौर पर ये एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स को कवर करता है, एक कुदरती इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करता है। दूसरा,
तरबूज, वाटरमेलन जो है ये इसके लिए बहुत अच्छा है, और खरबूजा बहुत अच्छा है। नरम ग़िज़ाएँ और नरम ऐसे फल जो कि आसानी से हज़म हो जाएँ। पहले मरीज़ की हम कैफ़ियत देख लेंगे कि वो खाने-पीने वाले के काबिल है या नहीं है। बिल्कुल। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मरीज़ जो है वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है और उसे हॉस्पिटलाइज़ करने की या ड्रिप्स वग़ैरह की ज़रूरत होती है, कि उसके ज़रिए उसके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस किया जाए। अगर मरीज़ की कैफ़ियत कैसी है, तो उस हिसाब से हम इसको इस तरह से देखेंगे, और फिर ग़िज़ा अगर देनी है, खाने के काबिल है मरीज़, तो फिर उसे हल्की और लाइट ग़िज़ा देंगे, खिचड़ी है, दलिया है, साबूदाना, जो आसानी से हज़म भी हो जाए और वो आसानी के साथ उसको इस्तेमाल भी कर सकें। और मेडिसिन के हवाले से अगर हम देखें तो इसमें हमें थोड़ा-सा नेट्रोम व्यूअर बहुत अच्छी मेडिसिन है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करती है और उसके लिए उस पर बहुत अच्छा काम करती है। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं, जब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आउट होता है तो उसकी वजह से बॉडी में क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं, पैरों में क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं और उसमें शदीद किस्म का दर्द, ऐंठन होती है, दर्द होता है, तो उसके लिए कैम्फर बहुत अच्छी दवा है कि जब क्रैम्प्स पड़ रहे हैं तो उस हवाले से अगर हम कैम्फर इस्तेमाल करते हैं तो कैम्फर से बहुत जल्दी इस कैफियत में इजाफा दिया जा सकता है। लेकिन वही बात है कि हम हमेशा दवा इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से ही मशवरा कर लेना चाहिए, सुनकर या इस तरह से, मतलब ये, क्योंकि हीट स्ट्रोक जो है वो इतनी मामूली सी कैफियत नहीं होती, बाज़ औक़ात उसमें जान जाने का भी खतरा होता है। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी अवेयरनेस के लिए, मालूमात के लिए हमारी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर ऐसी कोई कैफियत किसी को हमें नज़र आती है, तो हम उसको फर्स्ट एड के तौर पर इसको, मतलब ये सारी चीज़ें इस्तेमाल भी करवा सकते हैं, उसका ख़्याल भी रख सकते हैं और उसको बेहतर जगह पर भी हम ला सकते हैं ताकि वो मज़ीद परेशानी से बचे। लेकिन हमेशा यही है कि हम किसी डॉक्टर का मौजूद होना ऐसे मौके पर ज़रूरी है। करीब में जो भी डॉक्टर मौजूद है आपका, होम्योपैथिक अगर आप करवाते हैं इलाज और होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं, तो कोई होम्योपैथिक डॉक्टर हो जो कि इस पर आपको पूरी तरह से मज़ीद गाइड करे और मेडिसिन जो दे तो वो सिम्पटम्स को देखकर दे। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन का ये बहुत बड़ा रोल है कि वो सिम्पटम्स के तहत ही दी जाती है, साइंस एंड सिम्पटम्स पर ही वो अच्छा असर करती है। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा नाज़रीन, आपको भी बताती चलूँ कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बेहोशी की कैफियत हो जाती है और पेशेंट की अगर ये कंडीशन है तो उस दौरान में हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। आप देखें कि उसको मेडिकेशन देना जो है वो तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास अगर ऐसे पेशेंट आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। यहाँ आपको बताती चलूँ कि हमारी होम्योपैथी में एक मेडिसिन है इमाइल नाइट्रेट के नाम से। हम जब उसको स्निफ करवाते हैं यानी कि सूंघने के लिए देते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट बिल्कुल जो फेंटिंग कंडीशन में होता है वो उठ के बैठ जाता है। तो ये कंडीशन होती है। और ये कि फिर आपसे यही कहूँगी कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है आपने, बिल्कुल भी अपने करीबी और मुस्तनीद डॉक्टर से रुजू करके फिर ही इसका इस्तेमाल करना है और डॉक्टर के पास जाइए, खुद से ये काम नहीं करना आपने। और फिर ये है कि ये जो वेज़ोडाइलेशन का अमल होता है ये ठीक हो जाता है इन मेडिकेशन के थ्रू। इसमें हमारी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है इमाइल नाइट्रेट, जिसके हवाले से मैंने आपको बताया। और अब हम बात करें इसी हवाले से तो हीट स्ट्रेस जो है वो क्या होता है डॉक्टर फातिमा। हीट स्ट्रेस बेसिकली हमारे स्ट्रेस, जिस समय जब स्ट्रेस पैदा हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, तो उसकी वजह से जो कंडीशन पैदा होती है उसको हम हीट स्ट्रेस का नाम देते हैं। इसमें इस कदर पसीना हमारा आ चुका होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि पसीना बिल्कुल रुक जाता है, पसीना आना बिल्कुल बंद हो जाता है, क्योंकि जिस समय पानी के इलेक्ट्रोलाइट्स की शदीद कमी है, बुखार बहुत ज़्यादा इसमें हाई होगा, चिलीनेस होगी, लेकिन पसीना नहीं इसमें आएगा। इसमें हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन हम यहाँ पर बेलाडोना भी यूज़ करते हैं और ग्लूटामाइन का इस्तेमाल भी यहाँ पर करते हैं, और कैम्फर दी जाए तो ये बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन हीट स्ट्रोक की कंडीशन से बचने के लिए और इस हीट स्ट्रेस से बचने के लिए मैं यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त सी टिप बताना चाहूँगी। एक तो हमारे किचन में जो मौजूद दही, योगर्ट बहुत अच्छा काम करते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए, लेकिन अगर हम इसमें कद्दू शीफ को मिला लिए तो उसकी वजह से इसमें कूलिंग इफेक्ट्स भी पैदा होंगे। कद्दू शीफ का रायता बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और दूसरे हमारे किचन में मौजूद मिंट नेचुरल कूलिंग इफेक्ट पैदा करती है, और मिंट को अगर हम पानी में डाल के बीच में लेमन ऐड कर लें और थोड़ा सा नमक ऐड कर लें, मिंट मार्गरिटा बनाकर यूज़ करें तो बहुत ज़बरदस्त काम करती है और एज अ प्रिकॉशन हम इसको बहुत बेहतरीन चीज़ है। और जिस तरह डॉक्टर गजाला ने अभी हमें बताया था कि कोकोनट वाटर का, तो हर कोई कोकोनट वाटर को अगर अफोर्ड नहीं कर सकता और ये प्रॉब्लम होती है, तो उस हवाले से बहुत ही आम सी चीज़ आपको बताती चलूँ कि आधा दूध आधा पानी डाल के उसमें चुटकी नमक आप अगर शामिल करते हैं या हस्ब ज़रूरत नमक का इस्तेमाल करते हैं तो तमाम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसमेंट ठीक हो जाती है और ये बेहतरीन टॉनिक होता है, यानी गर्मी का एक तोड़ है, जो बहुत ही सादा तरीन चीज़ है और हर कोई कर सकता है। और इस हवाले से नाज़रीन हम बात कर रहे हैं हीट स्ट्रेस के हवाले से, और यहाँ बात हो रही है कि अभी डॉक्टर फातिमा ने हमें बताया कि इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पसीना आता है और समटाइम पसीना जो है वो रुक जाता है।
तो नाज़रीन, ये एक मैकेनिज़्म है, कुदरत ने एक निज़ाम बना रखा है कि हमारे जो मसल्स हैं वो शिवर करते हैं, वो कपकपाते हैं और वो मैनेजमेंट करते हैं हीट की, टेम्परेचर की, कूलिंग इफ़ेक्ट जो है वो पैदा करते हैं कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा आती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, उसके बाद कूलिंग इफ़ेक्ट पैदा करने के लिए ये काम करता है मैकेनिज़्म हमारा, और हमारे मसल्स जो हैं वो मूवमेंट में आते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि ये अगर मैनेजमेंट का जो सिलसिला कुदरत ने बना रखा है, अगर ये डिस्टर्ब हो जाता है एक्सेसिव हीट की वजह से, ओवर हीटिंग की वजह से, कि आप बहुत टाइम अगर गर्मी के नीचे रहे हैं, सूरज की रोशनी में रहे हैं, उसकी वजह से ये मैकेनिज़्म समटाइम डिस्टर्ब हो जाता है और रिस्पॉन्स नहीं करता, तब पसीना वगैरह सब बिल्कुल खुश्क हो जाता है, रुक जाता है, और उसके बाद कंडीशन जो है वो थ्रेटनिंग हो जाती हैं, क्योंकि कूलिंग इफेक्ट आने बंद हो जाते हैं और फिर हीट एग्जॉस्शन का कंडीशन होती है और देन हीट स्ट्रोक हो जाता है। तो ये कुछ सिलसिला ऐसा होता है, आपको नज़र आना जो है उसमें धुंधलापन आने लगता है, चक्कर आने लगते हैं जैसे हमारी डॉक्टर्स ने बताया, और बेहोशी की तरफ कैफियत चली जाती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस हवाले से कि ये कंडीशंस हो गई हैं। अब जैसे किसी को अगर इसी तरह से किया गया, जैसे हमें डॉक्टर गजाला ने बताया कि ऐसा हुआ, तो फौरी तौर पे आप ये करें कि उस पर्सन को जो अफेक्टेड है पहले तो ठंडी जगह पे ले जाएं। हमारे नाज़रीन के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से जो है वो फर्स्ट एड स्टेप किए जा सकते हैं। इस हवाले से आप डॉक्टर ज़हरा थोड़ा सा मज़ीद बताइएगा कि अगर इस तरह के पेशेंट को लाया जाता है तो सबसे पहले हम उसे ठंडी जगह पे ले जाएंगे। ये समटाइम लोग पता है क्या करते हैं कि लेके आया फटाफट उसे ठंडा ठंडा पानी पिलाना शुरू कर देते हैं। ये कितना ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक हो सकता है, इस हवाले से गाइड कीजिएगा। जिस तरह हमारी बॉडी में अचानक हीट की तरफ आना खतरनाक है, इसी तरह अचानक से ठंडा पानी पीना या अचानक बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे लेके जाना खतरनाक है। इसीलिए सबसे पहले पेशेंट को ठंडी जगह पे शिफ्ट करें और उनके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां करें। सही, क्योंकि सर पर टेम्परेचर हाई होने की वजह से फिट्स पड़ सकते हैं, आपका नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, आप पे बहुत सारे डिजीजेस हमला कर सकते हैं। इसलिए सर पर ठंडा पानी की पट्टियां करें। जब टेम्परेचर सर की तरफ से नॉर्मल होना शुरू हो तो आप पाँवों की तरफ भी ठंडे पानी वाली पट्टियां करें, ताकि जो टेम्परेचर है वो हमारे आउटर पार्ट से होकर हमारे इनर बॉडी की तरफ भी ना जाए, बल्कि उधर से रिलीज हो जाए। ठंडे पानी की पट्टियां करते हैं और हमारा टेम्परेचर भी कूल होता है, तो इवेपोरेशन का अमल होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा हीट रिलीज हो जाती है और कूलिंग इफेक्ट पैदा होना शुरू होता है। इस कंडीशन के बाद फिर स्वेटिंग का अमल शुरू होता है। इसीलिए बुखार की कंडीशन में हम कहते हैं कि अगर मरीज को स्वेटिंग हो रही है तो उनके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि स्वेटिंग के जरिए जो एक्स्ट्रा हीट होती है हमारी बॉडी से रिलीज हो जाती है और कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है और पेशेंट कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाता है, अगर स्वेटिंग का अमल ठीक से हो जाए तो। ठीक हो गया। अच्छा, हम ये तो बात कर ही रहे हैं कि हीट वेव वाकई नुकसानदेह होती है, तो क्या रात को भी कोई कंडीशन इसकी होती है? ये रात को भी हो सकती है या दिन ही के टाइम में ये है कंडीशन? हीट वेव का अमल जब चल रहा होता है तो रात के टाइम पे भी टेम्परेचर आम दिनों की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है, जिसके बायस रात को भी हीट स्ट्रोक या हीट स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी दिन की निस्बत कम होती है, क्योंकि एक तो रात को वैसे ही हर पंखे चल रहे होते हैं सब कुछ, और हम घरों के अंदर होते हैं, हमारा सन एक्सपोजर नहीं हो रहा होता, तो रात को हो जरूर सकता उन लोगों के लिए जो पहले प्री कंडीशंस में या प्री मेडिकल कंडीशंस में आए, उनको इसका खतरा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आम लोगों को इसका खतरा बहुत कम होता है। ठीक हो गया। नाज़रीन, जैसे कि बातचीत हो रही है इसी हवाले से कि किस तरह अपने आप को बचाया जा सकता है, तो अगर आप घरों में हैं और दिन का जो टाइम है उसमें कोशिश करें कि घर में भी जो है वो आप मुस्तकिल तौर पर जो वो फीमेल्स, वो हमारी बहनें, वो हमारी सिस्टर्स सारी जो कि किचन में काम करती हैं, मुस्तकिल तौर पर किचन में नहीं रहें, इस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर वक्फे से यानी काम करें, आप अपने आप के भी ख्याल रखें, ये नहीं कि सभी का ख्याल करते करते आप अपना ख्याल छोड़ दें। और दूसरी ये बात ये है कि कर्टन्स जो हैं उनका ख्याल रखें कि अपने तमाम जो रूम्स हैं उन पे कर्टन्स होने चाहिए, पर्दे वगैरह का, भारी पर्दों का इंतज़ाम होना चाहिए, ताकि हीट की जो वो शिद्दत है वो अंदर ना आ सके रूम्स में। इस तरह का ख्याल रखें। सन शेड्स का इस्तेमाल करें और ओपनली जो है वो काम करने से, ओपनली यानी सूरज के नीचे काम करने से परहेज़ करें। ऐसे टाइम में जबकि सूरज की गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर निकलने से थोड़ा इज्तनाब करें। तो ये वो बातें हैं। और आपको बताती चलूँ नाजरीन, हिस्ट्री में अगर देखा जाए, एक हीट वेव 1930 में बहुत ही वर्स्ट किस्म की आई थी जिसने रिकॉर्ड तोड़े थे, और उसके बाद 2023 में हॉटेस्ट ईयर का जो रिकॉर्ड बना था, और इसमें ये डेथ के हवाले से आपको बताती चलूँ, तकरीबन जो है ना 2325 डेथ हुई थी इस सिलसिले में। और इसके अलावा बहुत सारे जो लोग हैं 1999 के हवाले से आपको बताती चलूँ कि बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किस्म की डेथ हुई थी। 21,518
डेथ हुई थी इसी सिलसिले में, यानी हीट वेव की वजह से। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बहादुरी का बहुत लोग कहते हैं कि हीट वेव है, कोई मसला ही नहीं है, चले जाते हैं बाहर और कोई अपना यानी सर नहीं ढांपते। कोशिश किया करें कि सर को ढांप के निकलें, और डायरेक्ट जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। और आपके जिस तरह अभी बात हुई, डॉक्टर फातिमा ने बताया कि ब्रेन को अफेक्ट करता है और ब्रेन सेल्स जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं, और इस तरह से आपका ब्रेन जो है वो एपिलेप्टिक कंडीशन में जा सकता है, सीजर्स आ सकते हैं, झटके लग सकते हैं, इस किस्म की कंडीशन हो सकती है। तो ये वो थ्रेटनिंग किस्म की कंडीशन है जिनके हवाले से आपको गाइडलाइन दी जा रही है। मज़ीद इस पे जो है हम डॉक्टर गज़ाला से बात करते हैं। जी डॉक्टर गज़ाला, हमें बताइएगा कि हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपने बताया कि बॉडी को कूल रखा जाए, और जो फर्स्ट एड मैनेजमेंट हो सकती है इस सिलसिले में, उस हवाले से हमारे नाजरीन को कुछ गाइड कीजिए। उसके लिए यही है, जिस तरह से कि अभी आपने भी कहा कि जब बाहर निकलें तो अपने सर को ढककर बाहर निकलें। कोशिश यही करें कि सर पे कोई टोपी हो या कोई ऐसा रुमाल या कोई, ताकि सर के ऊपर डायरेक्ट जो है वो धूप सर के ऊपर ना पड़े। और पानी घर से पी कर निकलें। ये बहुत बड़ी एक वो होती है कि पानी का इस्तेमाल अगर थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो भी हीट वेव से मुतासिर होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो घर से निकलते हुए थोड़ा पानी पी कर निकलें, कुछ पानी की बोतल वगैरह अपने साथ रखें, थोड़ा थोड़ा पानी वक्फे से पीते जाएं जब धूप में काम कर रहे हैं या धूप में कहीं जाना पड़ रहा है, बाहर निकलना पड़ रहा है। क्योंकि खासतौर पे जो जेंट्स हैं उन्हें तो निकलना पड़ता ही है, जो ऑफिस वगैरह अपने जा रहे हैं, कोई भी बिजनेस कोई भी काम, तो जितनी धूप गर्मी है लेकिन फिर भी निकलना ही पड़ता है जिनको जरूरत है। और कोशिश ही करें कि जो गैर जरूरी तौर पर निकलते हैं उससे थोड़ा सा अवॉइड करें कि ना निकलें धूप के टाइम में, गर्मी के टाइम में, जब सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 4-5 बजे तक की जो ज्यादा धूप का टाइम होता है उस टाइम पर बाहर ना निकले। अगर गैर जरूरी है तो, जो जरूरी है वो तो फिर निकलना ही होता है, इंसान को जाना ही होता है, लेकिन गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकले। खासतौर पर बच्चे और बूढ़ों का ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि बच्चों के अंदर भी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, तो उसकी वजह से वो जल्दी मुतासर होते हैं गर्मी से, धूप से, किसी भी चीज से। और इसी तरह से जो बूढ़े अफराद हैं, जो ज़ईफ हैं, पहले से उनकी कोई मेडिसिन चल रही है, किसी भी हवाले से वो डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या हार्ट के पेशेंट है, किसी भी हवाले से मेडिसिन पहले से यूज कर रहे हैं, तो मेडिसिन की बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से भी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो रही होती है। बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेसेस होते हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी वीक हो रही होती है। तो इस चीज का ख्याल रखें कि जो ज़ईफ हैं उनका भी थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखें कि उनको धूप के टाइम पर बाहर, अगर जरूरी नहीं है तो फिर वो बाहर ना निकले, कोशिश यही करें कि ना निकले। और इस तरह से मतलब अपने आप को थोड़ा सा इस तरह से बाहर निकले कि हीट जो है वो डायरेक्ट, धूप जो है वो आपके सर के ऊपर और आपकी बॉडी के ऊपर डायरेक्ट ना पड़े। ठीक हो गया। और फिर जिस तरह आपने ये बात आपने भी कही कि गाड़ी में अगर कहीं सफर कर रहे हैं तो बहुत देर तक के गाड़ी में ना बैठे रहें। ऐसा भी होता है ना कि हम किसी शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं, बच्चों को या किसी बड़े बूढ़े कोई हैं तो उनको थोड़ी देर के लिए गाड़ी में छोड़कर चले गए कि अभी फौरन सामान लेकर आ रहे हैं, लेकिन उस दौरान जब हीट स्ट्रोक वगैरह हो, हीट वेव्स आएगी हो, तो उस वक्त बंद गाड़ी में छोड़कर ना जाएं। कोशिश यही करें कि उन्हें या तो साथ लेकर जाएं या फिर ये कि दरवाजे वगैरह गाड़ी लॉक ना हो, मतलब वो बाहर निकल सके थोड़ा सा, ठीक हो गया। ताकि हम हीट जो है उनको मुतासर ना जी तो करें। नाजरीन, जैसा कि डॉक्टर गज़ाला ने बताया कि बहुत सारी अच्छी बातें बताई, और इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ, कूल बाथ या शावर लेके भी निकलें, उससे भी बचत हो जाती है। फिर स्टर्नस किस्म की जो एक्सर्शन होती है, ओवर एक्सर्शन, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा जो करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह भी है, इस चीज़ से भी परहेज़ करें, इससे भी जो है इसका प्रॉब्लम हो सकता है। थोड़ा सा आप हमारे नाजरीन को जो है कॉमनली वो सिम्टम्स बता दें, वो साइंस बता दें डॉक्टर गज़ाला, कि जो हीट स्ट्रोक की वजह से आते हैं और उससे बचत की जा सकती है। फिर कॉमन जो इसकी साइंस है वो यही है कि पसीना, बहुत स्वेटिंग, शुरू में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी और सर में दर्द होगा, मतली होगी, वॉमिटिंग भी हो सकती है और हाई ग्रेड फीवर हो जाएगा। फीवर जो है वो 104 105 तक भी जा सकता है, तेज बुखार हो जाएगा और सर में शदीद दर्द होता है। ये इसकी बहुत खास अलामत है। आंखों पर मतलब बहुत ज्यादा इसका असर होता है, आंखें खोलने में मुश्किल होती है, रोशनी बुरी लगती है और आंखों में भी बहुत ज्यादा दर्द पाया जाता है। और जब आंखों में दर्द बहुत ज्यादा हो तो फिर बेलाडोना बहुत अच्छी मेडिसिन है इसके लिए, जो कि आंखों की पुतलियां जो है वो फैली हुई सी हो तो उस वक्त बेलाडोना का असर जो है वो बहुत अच्छा होता है। तो ऐसी अगर कैफियत में कोई मरीज हमें मिले तो फौरी तौर पर उसे बेलाडोना की कुछ खुराक इस्तेमाल करवा देनी चाहिए।
जी जिससे बहुत से शुक्रिया, सारी टॉपिक थैंक यू डॉक्टर गुजाला, बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया, आपके आने का बहुत शुक्रिया। बहुत ही बेहतरीन किस्म की गुफ्तगू रही, बहुत ही इंफॉर्मेटिव किस्म की आपसे बातें शेयर की। तो इजाज़त चाहेंगे इसी टॉपिक के साथ और मिलेंगे किसी नए टॉपिक पे। अल्लाह हाफिज़।